कहानियाँ हिंदी। साल 1900 के आसपास की बात है। मल्लेपाड़ू नाम का एक बहुत ही शांत सा गांव था। वहां घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए थे। उस गांव में दूसरों की चुगली करना और अफवाहें उड़ाना लोगों की एक आदत बन चुकी थी। खासकर सावित्री और अप्पा राव का जोड़ा इसी काम के लिए मशहूर था। सुबह सुबह का समय था और सूरज बस उग ही रहा था। सावित्री अपने घर के चबूतरे पर बैठकर पड़ोसन गंगा को अजीब निगाहों से देख रही थी। गंगा अपने आंगन में गाय का दूध दूह रही थी। देखो देखो, जरा गंगा के नखरे तो देखो। दूध निकालते समय अपनी चूड़ियाँ कैसे खनखना रही है। सब कर्ज लेकर ही तो खरीदा होगा। ऊपर से दिखावा है, अंदर से तो सब खाली है। तभी सबलम्मा नाम की एक और पड़ोसन वहां से गुजर रही थी। क्या बात है सावित्री जी, सुबह सुबह किस पर नजर टिकी है? आओ सबलम्मा, इधर आकर बैठो। देख रही हो ना हमारी गंगा के ठाट बाट। परसों तक तो इसके पास पीतल के कंगन थे और आज देखो कैसे चमक रहे हैं। क्या ये सोना है? सोना तो नहीं होगा सावित्री जी। मैंने सुना है कि आजकल बाजार में नकली गहने आए हैं। नकली वकली कुछ नहीं। उसके पति सुब्बा राव जी परसों रात के अंधेरे में कोई बड़ी पोटली लेकर आए थे। मैंने अपनी खिड़की से देखा था। पक्का कोई खजाना हाथ लगा है। वहीं अंदर सो रहा सावित्री का पति अप्पा राव उबासी लेते हुए बाहर आया। सावित्री, सुबह सुबह फिर शुरू हो गई। अब किसके बारे में बातें बना रही हो? अरे बातें कहाँ बना रही हूँ जी, मैं तो बस अपने आस पड़ोस वालों का हालचाल जान रही हूँ। हालचाल या उनकी पोल खोल रही हो? वो देखो, सुब्बा राव अभी खेत के लिए निकल रहा है। अगर उसने तुम्हारी ये बातें सुन ली तो वो छोड़ेगा नहीं। उन्हें क्या सुनाई देगा, वो आदमी तो हमेशा हवा में उड़ता रहता है। सबलम्मा, तुम इधर आओ, एक राज की बात बतानी है। क्या बात है सावित्री जी, बताइए। मैं अपने पेट में ही पचा कर रखूंगी। सुब्बा राव जी को परसों रात जो पोटली मिली थी उसमें पुराने जमाने के तांबे के दस्तावेज है। खुद गंगा ही सबको बता रही है। अरे सावित्री, तुम झूठ भी कितना सुंदर बोलती हो। सुब्बा राव रात को जो लाया था वो घास का गट्ठर था। आप अपना मुंह बंद रखिए, आपको कभी कुछ पता नहीं होता। सबलम्मा, तुम जाते जाते लक्ष्मैया जी को भी ये बात बता देना, लेकिन मेरा नाम मत लेना। दोपहर हो गई। लक्ष्मैया जी गांव के चबूतरे पर बैठे थे और सावित्री की फैलाई अफवाह अप्पा राव के बिना ही पूरे गांव में फैल चुकी थी। क्या बात है सुब्बा राव जी, सुबह सुबह खेत से आते ही बड़े खुश दिख रहे हो। सुना है कोई बड़ी लॉटरी या किस्मत का दरवाजा खुला है? कैसी किस्मत लक्ष्मैया जी, फसल अच्छी होकर घर आ जाए, मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी किस्मत है। अरे हमसे छुपाने से क्या मिलेगा? पुराने जमाने का कोई खजाना मिला है ना। सावित्री जी बता रही थी कि आप पोटलियां भर भर कर सोना ला रहे हैं। सावित्री जी, उन्हें मेरे घर की बातें कैसे पता? मैं कल रात जो लाया था वो सिर्फ हमारी गाय के लिए सूखी घास थी। ऐसा क्या? पर सुना है कि घास के गट्ठर से सोने की खनखनाहट आ रही थी। गंगा जी भी पूरे गांव में कह रही हैं कि उनके पति अब इस गांव के सबसे बड़े जमींदार बनने वाले हैं। गंगा ऐसा कह रही है? रुकिए, मैं अभी घर जाकर उससे पूछता हूँ। बिना बात की बातें बनाकर मेरी इज्जत दांव पर लगा रही है। सुब्बा राव गुस्से में घर चला गया। दूसरी तरफ अप्पा राव अपने दोस्त रामलिंगैया से बातें कर रहा था। रामलिंगैया, मेरी सावित्री जो है ना, वो एक बड़ा तूफान है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भी अफवाहें बुन लेती है। अभी सुब्बा राव के खजाने के बारे में कुछ बोल रही थी। अच्छा, लेकिन मेरे पास आते आते वो बात कुछ और ही बन गई अप्पा राव। सावित्री जी सबको बता रही है कि सुब्बा राव जी दूसरे गांव से चोरी का माल लेकर आए हैं। चोरी का माल? ये बात यहाँ तक पहुँच गई। सावित्री, ओ सावित्री, इधर आओ। सावित्री अंदर से तेजी से बाहर आई। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या गंगा जी के खजाने की बातचीत पूरी हो गई? खजाना नहीं सावित्री, तुम्हारी बातें रास्ता भटककर यहाँ तक पहुँच गई कि सुब्बा राव ने चोरी की है। देखना, वो अब तुमसे लड़ने आएगा। मुझसे क्यों लड़ेगा? मैंने जो कहा वो सच ही तो था। उस रात वो पोटली इतनी भारी क्यों थी? मैंने तुम्हें 100 बार कहा कि वो घास का गट्ठर था। वैसे
उस गंगा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा क्या है, वो हमेशा मुझसे बड़ा दिखने की कोशिश करती है। क्या आपको कभी मेरे लिए वैसी साड़ी खरीदने का मन नहीं किया? अप्पा राव, तुम्हारी पत्नी का ये हसद अब बड़े झगड़े का रूप लेने वाला है। वो देखो, सुब्बा राव जी और गंगा जी इधर ही आ रहे हैं। सुब्बा राव और गंगा दोनों गुस्से में अप्पा राव के घर के सामने आकर खड़े हो गए। गांव के बाकी लोग भी तमाशा देखने जुट गए। अप्पा राव जी, अपनी पत्नी से कहिए कि हमारे घर के मामलों में टांग ना अड़ाएं। क्या वो पूरे गांव में ये चुगली कर रही हैं कि मैंने चोरी की है? बैठो सुब्बा राव, शांत हो जाओ। सावित्री, बाहर आओ और जवाब दो। मैंने क्या कहा भला? मैंने तो बस उस पोटली के बारे में सवलम्मा से जिक्र किया था। सावित्री जी, सिर्फ जिक्र किया था? आपने ही तो सबको कहा ना कि मेरे कंगन नकली हैं और हमारा खानदान बदलने वाला है। वो गंगा जी, जब आप उन कंगनों को पहनकर दूध दूह रही थी तो मुझसे देखा नहीं गया। पर पूरे गांव में अफवाहें क्यों उड़ाई? उस लक्ष्मैया और रामलिंगैया को किसने बताया कि हमारे घर में घास की जगह कुछ और है? सावित्री जी ने ही बताया था। उन्होंने मेरे कान में फूका था कि उसमें तांबे के पुराने लेख हैं और सुब्बा राव जी छुपाकर खजाना रख रहे हैं। देखा अप्पा राव जी, आपकी पत्नी की चुगलियों की वजह से हमारे घर में झगड़े शुरू हो गए। मेरे पति मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने ये बातें किसे बताई? मान लिया, मैंने ही कहा था, पर क्या आप वो नकली गहने पहनकर दिखावा नहीं कर रही थी? सावित्री, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी वजह से दो अच्छे दोस्तों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई। सुब्बा राव जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी पत्नी अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाई। आप बड़े हैं, इसलिए बात यहीं संभल गई अप्पा राव जी, वरना अब तक तो पंचायत बैठ जाती। इस चुगली करने की आदत से दूसरों की जिंदगी खराब हो सकती है। अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों? मैंने तो बस मजाक में कह दिया था। ये मजाक नहीं है सावित्री जी, इससे इज्जत जाती है। कल को कोई आपके बारे में ऐसा बोलेगा तो क्या आप चुप बैठेंगी? सावित्री, अब सच बताओ, तुम्हें पता था ना कि उस दिन पोटली में सिर्फ घास थी? हाँ जी, मुझे पता था कि वो घास ही थी, लेकिन जब से गंगा ने वो नई साड़ी पहनी थी, मेरे पेट में जलन हो रही थी। सिर्फ एक साड़ी के लिए इतनी बड़ी कहानी बुन दी। इंसानों में अगर इतनी जलन होगी तो दुनिया का क्या होगा? झगड़ा शांत होता देख अप्पा राव ने एक तरकीब सोची। उसने सावित्री को एक सबक सिखाने का फैसला किया। ठीक है सुब्बा राव, जो हुआ सो हुआ। सावित्री, मैं तुम्हें गंगा की साड़ी से भी अच्छी साड़ी दिला दूंगा, लेकिन कल सुबह तुम्हें रामलिंगैया के घर जाकर एक बात कहनी होगी। क्या बात है? बताइए। चुगली करने में तो मैं हमेशा तैयार हूँ। रामलिंगैया के घर में एक बड़ा लोहे का बॉक्स है। उसमें उनके दादा परदादा के जमाने के हीरे हैं। ये बात किसी को पता ना चले, इसलिए उन्होंने इसे छुपा कर रखा है। तुम ये बात रामलिंगैया की पत्नी को बता देना, लेकिन मेरा नाम मत लेना। सावित्री तुरंत भागती हुई रामलिंगैया के घर पहुंची। रामलिंगैया की पत्नी अनंतम्मा जी, क्या आपने सुना? आपके घर में हीरो का एक बॉक्स है ना? हमारे घर में हीरो का बॉक्स? किसी पागल ने कहा होगा सावित्री जी। हमारे घर में तो तांबे का लोटा भी ढंग का नहीं है। आपके पति ने इसे छुपा कर रखा है। खुद मेरे पति अप्पा राव जी ने मुझे बताया है। अच्छा, तो रुकिए, मेरे पति अभी बाहर चबूतरे पर ही बैठे हैं। हम दोनों मिलकर उनसे पूछते हैं। सुनिए जी, क्या आप मुझसे भी बातें छुपा रहे हैं? कहाँ है वो हीरो का बॉक्स? सावित्री जी बता रही हैं। हीरो का बॉक्स नहीं अनंतम्मा, वो तो अप्पा राव का बिछाया हुआ जाल था। सावित्री, तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई? अप्पा राव ने तुमसे झूठ बोला और तुमने उसे सच मानकर यहाँ चुगली करने आ गई। क्या अप्पा राव जी ने झूठ बोला था? देखा सावित्री जी, एक छोटे से झूठ को आपने कैसे फैलाकर दूसरे को बता दिया। सुब्बा राव के मामले में भी आपने यही किया था। अब बताइए, आपकी अपनी इज्जत का क्या हुआ? सावित्री जी, वो हीरो का बॉक्स कहाँ है? जरा हमें भी दिखाइए, हम भी देखेंगे। हाँ सावित्री जी, मेरे नकली गहनों से तो वो हीरे ज्यादा अच्छे होंगे ना? सावित्री ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। देखो सावित्री, पड़ोसी सुख दुख के साथी होते हैं, उनकी चुगली करके खुश नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारी बातों की वजह से सुब्बा राव की इज्जत चली जाती। खुशकिस्मती से वे लोग अच्छे थे,
इसलिए बात संभल गई। मुझे माफ कर दीजिए अप्पा गंगा जी, सुब्बा राव जी, अब से मेरी जुबान कभी किसी की चुगली नहीं करेगी। कोई बात नहीं सावित्री जी, हमारे गांव में सब मिलकर रहें, तभी गांव सुंदर लगता है। एक दूसरे के बारे में गलत बातें करेंगे तो ये शांति खत्म हो जाएगी। चलिए सावित्री जी, हमारे घर चलिए, मैं आपको अपनी वो नई साड़ी दिखाती हूँ, अगर पसंद आए। सावित्री मुस्कुराते हुए गंगा के घर चली गई। उस दिन के बाद से मल्लेपाड़ू गांव में चुगलियां कम हो गईं। सावित्री को अपनी गलती का एहसास हो गया और अप्पा राव भी उसे सही रास्ते पर लाने में कामयाब रहा। चुगली करने से सामने वाले का जो नुकसान होता है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान चुगली करने वाले के अपने चरित्र का होता है। जलन में फैलाई गई अफवाहें आखिरकार हमें ही शर्मिंदा करती हैं। पड़ोसी अगर प्यार से रहें, तभी गांव खुशहाल रहता है। वर्ष 1900 की बात है। कृष्णपुरम गांव में सूर्य देवता आग उगल रहे थे। जलाशय सूख चुके थे और पूरा गांव प्यास से तड़प रहा था। पीपल के पेड़ की छाया में भेड़ बकरी चराने वाला रमैया थककर बैठा हुआ था। अरे ओ लच्छू, इस कड़कती धूप में तू यहाँ क्यों आई? इस तपती हवा के थपेड़ों से जब हम मनुष्य ही झुलस रहे हैं तो उन भेड़ बकरियों का क्या होगा? तू घर पर ही रह सकती थी ना। क्या करे रमैया, सुबह जो मांड का पानी पिया था वो तो कब का भाप बनकर उड़ गया। भूख से तुम्हारा पेट जल रहा होगा, इसीलिए मैं ये बासी रोटी का टुकड़ा लेकर आई हूँ। तुम तो यहाँ धूप में बैठे हो, पर उन मूक प्राणियों को देखो। हम मनुष्य तो कुछ भी पीकर जी लेंगे, पर इनके लिए पानी कहाँ मिलेगा? सही कहती है लच्छू, सूखने की क्या बात करती है? गांव के जलाशय की तलहटी में जो कीचड़ था वो भी सूखकर पत्थर जैसा कड़ा हो गया है। भेड़ बकरियों के लिए घूंट भर पानी मिलना भी दुभर हो गया है। आज सुबह जब मैं झुंड को ले जा रहा था तो वे मेढ़े पानी के लिए तड़प कर सिर हिला रहे थे। अगर ऐसा ही रहा तो इस झुंड को बचाना कठिन हो जाएगा। हमारे पास बस यही धन है, अगर यही ना रहे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो रमैया, भगवान कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखाएंगे। अरे देखो, उधर देखो, गांव के मुखिया पुल्लैया जी और उनकी पत्नी रंगम्मा जी आ रहे हैं। उनके चेहरे तो गुस्से से काले पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे गांव में कोई बड़ा झगड़ा हुआ है। दूर से पुल्लैया और रंगम्मा पसीने से लथपथ होकर आ रहे हैं। पुल्लैया हाथ की लाठी को धरती पर पटकते हुए बड़े आवेश में चल रहे हैं। रमैया, ओ रमैया, कहाँ हो तुम? इस गांव में मनुष्यों के लिए कोई आदर सत्कार ही नहीं बचा। अकाल पड़ने पर क्या लोग इतने नीच हो जाते हैं? यही हूँ मुखिया जी, आइए इस पीपल के पेड़ की छांव में थोड़ी देर बैठिए। रंगम्मा जी, आप भी आइए। क्या हुआ मुखिया जी, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? क्या कुएं पर कोई झगड़ा हुआ है? क्या कहे रमैया, कैसा भाग्य है। बुढ़ापे के इस मोड़ पर पानी के लिए पूरे गांव में भटकना पड़ेगा, ऐसा कभी सोचा भी न था। उस जलाशय में जो थोड़ा सा पानी बचा था, उसी के लिए वेंकन्ना की पत्नी सीतम्मा से अभी बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। हाँ रमैया, गांव का मुखिया होने पर भी क्या मुझे पानी नहीं मिलेगा? मेरे दादा परदादा के समय से हमने इस गांव की भलाई के लिए कितना कुछ किया है। अब सीतम्मा कहती है कि उसका खेत सूख रहा है। यदि किसान का खेत सूखे तो गांव भूखा मरेगा, पर मेरी फुलवारी सूख जाए तो ये हमारे कुल का अपमान है ना। और फिर हमने तो केवल पीने के लिए ही मांगा था, पर उसने एक न सुनी। मुखिया जी, शांत हो जाइए। धूप से दिमाग तो गर्म हो जाते हैं, पर कठिनाइयां दूर नहीं होती। पानी की किल्लत तो सभी को है। इस तपन के कारण मनुष्यों की बुद्धि कम होती जा रही है। सीतम्मा भी बेचारी अपनी फसल को लेकर बहुत चिंतित होगी, आप बुरा मत मानिए। हाँ रंगम्मा जी, हम सब बचपन से एक साथ पले बड़े हैं। अब पानी की एक बूंद के लिए अगर हम इस तरह शत्रुओं की भांति लड़ने लगेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे? तुझे क्या पता लच्छू, मैंने सुना है कि तेरे कुएं में अभी भी थोड़ा पानी रिस रहा है और तू भेड़ बकरियों के लिए वही पानी काम में ला रही है। हमारी दशा तो देखो, कुएं की तलहटी में मेढक तक मर रहे हैं। इतने में ही किसान वेंकन्ना और उसकी पत्नी सीतम्मा भी हांफते हुए वहां पहुंच गए। उनके चेहरों पर निराशा और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। पुल्लैया जी, आप यहाँ हैं? रमैया भाई, तुम ही न्याय करो। हमारे खेत के मिर्च की सारी फसल जलकर काली पड़ चुकी है। हमारे घर के बुजुर्गों को पीने तक का पानी नहीं मिल रहा। हम खेत का काम छोड़कर कुओं के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में रंगम्मा जी का हमारी सीतम्मा को सबके सामने ताना मारना कहाँ का इंसाफ है? रंगम्मा जी के कड़वे बोल अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। रमैया भाई, क्या उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा
कि किसान की पत्नी को लालच ज्यादा होता है। हम जो खून पसीना बहाकर अनाज उगाते हैं उसी से तो आप सबका और हमारा पेट भरता है, पर इन्होंने आकर तमाशा खड़ा कर दिया। मैंने ऐसा क्या कह दिया सीतम्मा? मैंने तो बस इतना ही कहा था कि जो थोड़ा बहुत पानी बचा है उसे अगर बगीचे में डाल दोगी तो पीने के लिए क्या बचेगा? तुम्हें अपनी फसल का लालच है और मुझे अपनी जान की फिक्र। बस करो, सबके सब चुप हो जाओ। तुम्हारा ये गुस्सा ना तो इस धूप को कम करेगा और ना ही गंगा मैया को वापस लाएगा। वेंकन्ना, सीतम्मा, तुम दोनों समझदार हो। पुल्लैया जी भी उम्र में तुमसे बड़े हैं। इस तरह रास्ते पर झगड़ना हमारे गांव को शोभा नहीं देता। मुसीबत के समय ही इंसान के असली स्वभाव का पता चलता है। तो फिर क्या करे रमैया? मैं इस गांव का मुखिया होने नाते कह रहा हूं, अगर ऐसी ही धूप रही तो अगले महीने तक हम सबको ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। ढोर डंगर बेच देंगे, जमीन जायदाद छोड़ देंगे और कहीं और चले जाएंगे। मैंने सुना है कि पास के गांव में अभी भी पानी है। गांव छोड़कर भागना कोई उपाय नहीं है मुखिया जी। अपनी मातृभूमि को छोड़ देने से इंसान का हौसला टूट जाता है। जरा मेरी इन भेड़ों को देखो, ये कभी झूठ नहीं बोलती। इंसान स्वार्थ से सोचता है, लेकिन जानवर अपनी जरूरत से सोचते हैं। क्या तुम जानते हो कि ये सब यहाँ क्यों रुकी हैं? क्या कह रहे हो रमैया? क्या भेड़े बताएंगी कि पानी कहाँ है? वे तो बेजुबान जानवर है, उन्हें क्या पता। भले ही उनके पास जुबान नहीं है लच्छुम्मी, लेकिन वे प्रकृति के इशारों को समझती हैं। काफी देर से मेरे झुंड का एक बूढ़ा मेढा उस पुराने शिव मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी की तरफ बार बार जा रहा है और अपने खुरों से मिट्टी खोद रहा है। उसे किसी चीज की महक आ रही है। वहां क्या होगा रमैया? वो तो सूखी पथरीली पहाड़ी है। धूप से तो वहां के पत्थर भी चटक रहे हैं। वहां पानी मिलना तो ऐसा ही है जैसे आसमान से शहद बरसना। मैंने तो आज तक वहां कभी नमी भी नहीं देखी। वेंकन्ना, हमारे बुजुर्गों की कही बातें हमेशा सच होती हैं। जमीन पर कहीं भी अगर आंवला या जामुन के पेड़ों का झुंड हो तो समझो वहां जमीन के नीचे पानी है। मेरे दादाजी ने बचपन में मुझे बताया था कि उस पहाड़ी के पीछे एक पुराना कुआं हुआ करता था। वो करीब साल 1800 के आसपास का कुआं है। उस जमाने में लोग उसे हवा कुआं कहते थे। उनका मानना था कि वो कभी नहीं सूखता। पुराना कुआं? 20 साल पहले जब मैं बहू बनकर इस गांव में आई थी तब तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। पूरा गांव तो तालाब पर ही निर्भर है। अगर पहाड़ी पर कोई कुआं होता तो क्या हमें पता नहीं चलता? तुम्हें इसलिए नहीं पता सीतम्मा क्योंकि वो बहुत पुराना है। वक्त के साथ किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो मिट्टी से भर गया। जब चारों तरफ सब कुछ सूख चुका है तो सिर्फ वहीं पर हरियाली कैसे है? इसका मतलब यही है कि वहां जमीन के नीचे नमी है। जानवरों के सूंघने की शक्ति हम इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। क्या ये सच है रमैया? अगर सच में वहां पानी मिल गया तो हमारे गांव के सारे दुख दूर हो जाएंगे। मेरा बगीचा बच जाएगा, तुम्हारी भेड़ें बच जाएंगी और हमारा गांव फिर से खुशहाल हो जाएगा। लेकिन उस मिट्टी को हटाएगा कौन? इस तपती धूप में किस में इतनी हिम्मत है? हम सब भूख और प्यास से बेहाल है। कुआं खोदना क्या कोई मामूली बात है? अगर हिम्मत नहीं दिखाई रंगम्मा जी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। लड़ने झगड़ने में जो ताकत हम बर्बाद कर रहे हैं, क्यों ना उसे इस कुएं को खोदने में लगाएं? ये करो या मरो का समय है। भगवान ने हमें खुद मेहनत करने का मौका दिया है। आइए हम सब मिलकर कोशिश करते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ रमैया भाई, अपनी फसल के लिए नहीं बल्कि अपने गांव के लिए। मेरे पास पुराने फावड़े और कुदाल हैं, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। मैं भी चलूंगी। मिट्टी हटाने में मैं हाथ बटाऊंगी। बैठकर रोने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। रंगम्मा जी, क्या आप हमारे साथ चलेंगी? सब मिलकर उस पुरानी पहाड़ी की तरफ चल पड़े। रमैया रास्ता दिखा रहा था। शिव मंदिर के पीछे की कटीली झाड़ियों को हटाया गया तो पुराने जमाने का एक पथरीला ढांचे का हिस्सा दिखाई दिया। रमैया, तुम्हारी कही बात एक एक अक्षर सच निकली। यहाँ वाकई कोई ढांचा है। देखो, ये पत्थर कितने पुराने हैं। हाँ, ये कुएं की मुडेर ही है, लेकिन ये पूरी तरह से मिट्टी, कचरे और बड़े बड़े पत्थरों से भरी पड़ी है। इसे साफ करने में बहुत वक्त लगेगा। पर देखो, जहाँ वो मेढा खोद रहा था वहाँ की मिट्टी काफी नरम है। अरे उधर देखो, उस कोने में थोड़ी काई जमी हुई है। इतनी कड़कती धूप में भी अगर काई है तो अंदर पानी पक्का है। शायद इसीलिए भेड़ें यहाँ आ रही थी। रमैया, तुम सच में बहुत समझदार हो। पूरा गांव तालाब के लिए लड़ रहा था और तुमने इस छुपे हुए खजाने को ढूंढ निकाला। मेरे दादाजी भी किसी कुएं का जिक्र करते थे, लेकिन मैंने घमंड में आकर उसे भुला दिया।
आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। सीतम्मा, थोड़ी देर पहले मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। चलो हम सब मिलकर इस कुएं को साफ करते हैं। तुम और मैं मिलकर मिट्टी बाहर फेंकेंगे। कोई बात नहीं रंगम्मा जी, हम सब एक ही मुसीबत में हैं। चलिए अब खुदाई शुरू करते हैं। मैं भी कुदाल उठाती हूँ। रुकिए, यहाँ हर कोई भारी काम नहीं कर पाएगा। वेंकन्ना और मैं नीचे उतरकर मिट्टी निकालेंगे। मुखिया जी, आप ऊपर रहकर मिट्टी की टोकरियाँ खींचिए। लच्छुम्मी, रंगम्मा जी और सीतम्मा, आप लोग उस मिट्टी को दूर फेंकती जाइए। सब मिलकर हाथ बटाएंगे तभी काम जल्दी होगा। शाम होने से पहले हमें पानी की झलक देखनी है। काम शुरू हो गया। कुदाल चलने की आवाजें गूंजने लगी। रमैया भाई, ये पत्थर बहुत भारी हैं। मेरे हाथों में दर्द होने लगा है। क्या सच में पानी निकलेगा? न जाने कितने सालों से ये ऐसे ही बंद पड़ा है। पानी जरूर निकलेगा वेंकन्ना, पक्का निकलेगा। तुम इन पत्थरों को देखकर मत डरो। इनके नीचे छुपी गंगा मैया को याद करो। हमारे गांव की साख इसी कुएं से जुड़ी है। थोड़ी देर और मेहनत कर लो। हमारे पुरखों का बनाया ये कुआं हमें कभी धोखा नहीं देगा। हाँ वेंकन्ना, हार मत मानो। मैं ऊपर हूं ना, टोकरियां ध्यान से खींच रहा हूं। रंगम्मा, तुम सीतम्मा की मदद करो, वो थक गई लगती है। ये मेहनत हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमारे खून में ही कड़ा परिश्रम है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुखिया जी। इस मिट्टी में अब गीलापन साफ दिख रहा है। इसे देखकर मुझ में एक नया जोश आ गया है। लच्छुमी, तुम थोड़ा पानी पी लो। तुम्हारा चेहरा धूप से झुलस रहा है। मेरे चेहरे की चिंता छोड़ो रंगम्मा जी, कुएं से पानी निकलने दो। उसी पानी से अपना मुंह धोऊंगी। रमैया, तुम कितनी गहराई तक पहुंच गए? हम करीब 10 फीट नीचे आ चुके हैं लच्छुम्मी। यहाँ की मिट्टी बहुत गीली और नरम है। वेंकन्ना, यहाँ देखो, यहाँ खोदते ही सोता फूटने वाला है। फावड़े से जरा जोर से वार करो। सब पसीने से तरबतर थे, फिर भी कोई एक पल के लिए भी नहीं रुका। सब एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए काम में जुटे रहे। रमैया भाई, तुमने वो आवाज सुनी? पानी के बुलबुलों की आवाज आ रही है। पानी आ रहा है। जोर से खोदो वेंकन्ना, बस एक आखिरी चोट। गंगा मैया का नाम लो। वेंकन्ना ने जैसे ही कुदाल से जमीन पर पूरी ताकत से वार किया, नीचे से ठंडे पानी का एक तेज सोता फूट पड़ा। ये देखते ही सबकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। पानी पानी आ गया। रमैया भाई, गंगा मैया आ गई, देखो। हे भगवान, तेरी बड़ी कृपा है। मुखिया जी, पानी निकल आया, और वो भी एकदम साफ और मीठा पानी। क्या सच में? रामैया, तुम दोनों जल्दी से ऊपर आ जाओ। उस पानी को देखकर तो जैसे मेरी जान में जान आ गई है। गंगा मैया आ गई, हमारी भेड़ें बच गई। रमैया, तुम तो सच में हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। तुम्हारी समझदारी ने ही आज हम सबको बचा लिया। देखो, ये पानी कितना ठंडा है, बल्कि हमारी मेहनत का मीठा फल है। रमैया, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुमने ये साबित कर दिया कि समझदारी सिर्फ किताबी पढ़ाई में नहीं, बल्कि प्रकृति को समझने में है। मैं गांव का मुखिया होने के घमंड में चूर था, लेकिन तुम एक साधारण इंसान होकर भी असली ज्ञानी निकले। मुझे तुम्हारे आगे सिर झुकाना चाहिए। हाँ रमैया, हम तो बस एक दूसरे को कोसने में लगे थे। तुमने समस्या का हल निकाला और हम सबको एक मंच पर ले आए। अब हमारे गांव में उत्सव मनेगा। मुखिया जी, प्रकृति हमें सब कुछ देती है, लेकिन हम ही भूल जाते हैं कि उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। जब इंसान के अंदर स्वार्थ बढ़ जाता है तो उसकी आंखों पर पट्टी बन जाती है। इस गर्मी ने हमें एक अच्छा सबक सिखाया है। जब पानी हो तो उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये पानी हम सबका है। बिल्कुल सच कहा भाई। इस कुएं को अब से हम एक मंदिर की तरह पूजेंगे। ये हमारे गांव की जीवन रेखा है। कल से पूरे गांव वालों को बुलाकर इस कुएं की मुडेर को पक्का और मजबूत बनाएंगे, ताकि किसी को भी पानी की कमी ना हो। हाँ, और इस कुएं का नाम रमैया जी के नाम पर ही रखा जाना चाहिए। आखिर उन्हीं की वजह से तो ये हमें मिला है। नहीं सीतम्मा, ऐसा मत कहो। ये हम सबकी सामूहिक मेहनत का नतीजा है। सच तो ये है कि मेरी भेड़ों ने मुझे रास्ता दिखाया। इन बेजुबान जानवरों के पास प्रकृति का जो ज्ञान है, अगर उतना हम इंसानों को मिल जाए तो बहुत है। भेड़ें जमीन को देखकर पानी पहचान लेती हैं, और हम इंसान आसमान की तरफ देखकर बस बारिश का इंतजार करते रहते हैं। ठीक है रमैया, तुम्हारी बात के अनुसार ही इसे कृष्णपुरम साझा कुआं कहा जाएगा। लेकिन हर साल आज ही के दिन हम सब मिलकर गंगा मैया की पूजा करेंगे। तुम्हारे द्वारा दिखाया गया ये रास्ता गांव के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। रमैया, आज रात हमारे घर में जो थोड़ा सा चावल बचा है
उसकी मैं खीर बनाऊंगी। गंगा मैया को उसका भोग लगाएंगे और गांव के सभी बड़ों को घर पर बुलाएंगे। हाँ लच्छुमी, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। चाहे इंसान हो या जानवर, भूख से भी बड़ी सजा प्यास होती है, लेकिन हमें अपनी इस एकता को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस गांव में एकता नहीं होती वो बिना पानी के कुएं जैसा सूखा होता है। रंगम्मा जी, कल मैं अपने खेत की ताजा सब्जियां आपके घर भिजवाऊंगी। आप भी हमारे साथ मिलकर खाना बनाइएगा। हम सब साथ बैठकर खाएंगे। अब हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। हाँ सीतम्मा, मिलकर रहने में ही असली सुख है। ये बात मुझे आज अच्छी तरह समझ आ गई। मेरे बगीचे में जब आम पकेंगे तो पहली टोकरी मैं तुम्हारे घर ही भिजवाऊंगी। वेंकन्ना, कल सुबह ही सारे औजार तैयार रखना और गांव के बाकी लोगों को भी साथ ले आना। हम इस कुएं को थोड़ा और गहरा करेंगे और चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाएंगे। बिल्कुल तैयार रहूंगा मुखिया जी। ये गर्मी हमारे लिए कोई कड़वी याद नहीं, बल्कि एक बेहतरीन सबक साबित हुई। जैसा कि रमैया भाई ने कहा, अगर हम प्रकृति से प्यार करेंगे तो वो भी हमारी रक्षा करेगी। उस शाम रमैया अपने झुंड को ठंडा पानी पिलाकर बड़े सुकून से घर की तरफ ले गया। रमैया का वो कुआं आज भी उस गांव के लोगों के लिए एकता और सूझबूझ का प्रतीक बना हुआ है। मुसीबत के समय आपा खोने या गुस्सा करने के बजाय अगर ठंडे दिमाग और बुद्धि से काम लिया जाए तो हर समस्या का समाधान मुमकिन है।